Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Welcome to ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. And the course, is concluding Learning Management System with the course code of CSC350. Students, today we will review rest of the part of the learning management system, which is in fact learning the systems. And in terms of systems, we studied we studied basically three parts of the systems. Number one, that system which enables us to quantify the information, process the information, and then concluding and making the policy out of the data. तो पहला जो हमने ई व्यूज़ का पार्ट किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सिस्टम्स के अंदर, उनको डाटा की फॉर्म में क्वांटिफाई किया जाता है, और क्वांटिफाई करने के बाद फिर उनको डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करके हम उससे कोई आउटकम निकालते हैं, और फिर इस आउटकम को पॉलिसी पर्सपेक्टिव में किस तरह से हम करते हैं और अपने सिस्टम को रीऑर्गेनाइज रिविगोरेट हम करते हैं। उसके बाद फिर हमने सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एज अ होल कंप्यूटर की मदद से किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बन सकता है, यानी मूडल हमने डिस्कस किया। फिर हमने उससे एक बेहतर फॉर्मेट में पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव में स्लेट को हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इन तीनों का एक क्विक रिव्यू होगा, और आई होप दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द कोर्स। ई व्यूज़ में हमने ये टॉपिक डिस्कस किए, इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ बेसिकली इकोनोमेट्रिक व्यू। इकोनोमेट्रिक व्यू इसको इसलिए कहते हैं, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे सिस्टम्स के अंदर आते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उनको किस तरीके से हम डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डाटा को एस्टिमेट करके रिलेशनशिप को मेजर करते हैं और एक पॉलिसी वहाँ से एमर्ज होती है। इसका स्टार्ट, इसका इंटरफेस वो हमने डिस्कस किया। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये तरीका मैंने आपको बताया, और ये कहाँ ये अवेलेबल है, किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने सिस्टम को, जो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको किस तरीके से आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। उसमें डाटा बेशक किसी भी टाइप का हो, क्रॉस सेक्शनल डाटा हो, यानी द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम, बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हों। मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट की असेसमेंट है या स्टूडेंट को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है थ्रू सिस्टम, वहाँ पे कुछ मुश्किलात हैं या फैसिलिटीज़ हैं और कितनी इफ़ेक्टिव है उसके बारे में हों, या ओवर द ईयर्स यानी टाइम सीरीज़ डाटा हो, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उन फैसिलिटीज़ में जो इंडिकेटर्स एमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो जिसको हम टाइम सीरीज़ डाटा कहते हैं। तो ई व्यूज़ इन दोनों पर्पसेस के लिए एक यूज़फुल टूल के तौर पर सॉफ्टवेयर है। इसका जर्नल इंटरफेस हमने डिस्कस किया। फिर इसमें प्रोग्रामिंग सपोर्ट भी मौजूद है, जो मैंने आपको ये बताई कि उसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग सपोर्ट जो उसकी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, फिर इसके हमने कुछ फंक्शंस मैंने डिस्कस किए, आपको बताया कि किस तरीके से जब आपका एनालिसिस सही ना हो रहा हो और कुछ डाटा एनालिसिस में आपको जो स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, असम्पशंस हैं, वो पूरी ना हो रही हों, तो आप उनको किस तरीके से पूरा करके एक मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकते हैं, और उसकी बेस पे फिर पॉलिसी और फिर सिस्टम में आप जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हों वो आप ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इसमें बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल के तौर पर, क्योंकि जब हमने डायनामिक एनालिसिस करना होता है तो उसमें टाइम सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम टाइम सीरीज़ को कैसे इसमें ला सकते हैं और अपने वेरिएबल्स को टाइम सीरीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें रैंडम नंबर जनरेशन किस तरह होती है, और जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं वो क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर बेसिक कुछ रिग्रेशन के टूल्स जो कि फोरकास्टिंग के तौर पर यूज़ हो सकता है वो मैंने आपको बताया। इसकी मुख्तलिफ विंडोज़ को हमने डिस्कस किया, उसका जो फंक्शन पेन है वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप इसको किस तरीके से आप वेरिएबल्स को कंप्यूट कर सकते हैं और वेरिएबल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको रिलेशनशिप को एस्टिमेट कर सकते हैं, और कैसे आप इसको एक्सेल से किस तरीके से ये कंपैटिबल है वो हमने डिस्कस किया। डाटा की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिजल्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो हमने डिस्कस की। तो इस लिहाज से ये ई व्यूज़ को हमने एज ए टूल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फिर हमने मूडल स्टार्ट किया। मूडल यानी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मूडल मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, इसको हमने डिस्कस किया। इसका ब्रीफ हमने जो टॉपिक्स जो अपने लिस्ट किए थे जिनको हमने फिर डिटेल से आने वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, वो थे मूडल इन ब्रीफ कि इसकी यूटिलिटी क्या है, पर्पस क्या था, किसने डेवलप किया, और फिर क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए नहीं हुए, और फर्दर इसके वर्जन्स कैसे डेवलप हुए और करंट वर्जन कौन सा अवेलेबल है। इसके थीम्स, इसके प्लगइन्स, ट्रांसलेशन जो इसकी इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हो चुकी है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, उसको हमने डिस्कस किया। और मोबाइल सर्विसेज में इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आती हैं। ई लर्निंग स्टैंडर्ड सपोर्ट इसके अंदर क्या अवेलेबल है, ये हमारा एजेंडा था जो हमने मॉडल के पहले पार्ट में डिटेल से किया। तो ये इसके ई लर्निंग स्टैंडर्ड सपोर्ट कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए जिनको आप स्लाइड पे देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स की स्लाइड जो हैं आपके पास मौजूद हैं। ये इस टेबल में इसकी एक ब्रीफ इसका दिया गया है, इसकी एक हिस्ट्री दी गई है कि कब और कैसे ये डेवलप हुआ। तो बेसिकली इट इज़ नॉट टू ओल्ड, इट वाज डेवलप इन 2002 और मार्केट में जो रिलीज़ हुआ तो उसमें ये आफ्टर 1 ईयर इन द ईयर 2003। इसमें जो रेड बॉक्सेस के साथ हाईलाइट किया गया है जिन वर्जन्स को, वो तकरीबन अब ओल्ड वर्जन्स हैं, और इनमें से कुछ जो हैं वो इवन मेंटेनेबल भी नहीं हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मेंटेनेबल हैं। अब इसके बाद फिर जो ओल्ड वर्जन विच इज़ स्टिल सपोर्टेड बाय द फैसिलिटीज़ फ्रॉम द वेबसाइट, उसमें इनके ड्राइवर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो डाउनलोडेबल हैं और इनकी मेंटेनेंस जो है वो पॉसिबल है। इसको ये येलो से हाईलाइट किया गया है, और इसके बाद जो इसके लेटेस्ट वर्जन को ग्रीन से हाईलाइट किया गया है, और इसका जो द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन है वो इसका जो है वो तकरीबन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी साल के आखिर तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में फर्स्ट क्वार्टर में ये अवेलेबल होगा। और पाकिस्तान में चूँकि इसके वर्जन में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2016 इसका जो नया वर्जन है इट विल बी अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स इसके ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसका मॉडल का हमने हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, क्या इसके वर्जन्स अवेलेबल है, ये डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़े इसके
और नेक्स्ट फिर हमने जो डिस्कस किया इसका ई लर्निंग स्टैंडर्ड सपोर्ट, फिर एंड ऑफ लाइफ, क्रिएटिंग ए न्यू कोर्स, पेडागॉजिकल अप्रोच, मॉडल कॉन्फ्रेंसेस, एडॉप्शन, ये हमने इसको इसकी बेसिकली इसमें इसकी सिग्निफिकेंस को हमने हाईलाइट किया। तो एंड ऑफ लाइफ और या एंड ऑफ लाइसेंस या इस तरह के हमने इश्यूज भी इसमें डिस्कस किए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें कोर्स कैसे क्रिएट होता है और किस तरीके से कोर्स कोर्स से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है बिटवीन द ट्रेनर्स एंड द ट्रेनीज। पेडागॉजी इसके अंदर बेसिक इसका जो फोकस है वो पेडागॉजी है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का जो मेन फोकस होता है वो पेडागॉजी होता है, यानी हम सीखते किस तरह है और सिखाते किस तरह हैं, यानी एक इजी वे ऑफ लर्निंग एंड इजी वे ऑफ मेकिंग लर्निंग, ये इनका बेसिक पर्पस होता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और एंड ऑफ लाइफ को फिर हमने कंपेयर किया इसके साथ एंड ऑफ सर्विस के साथ, कि जब एक प्रोडक्ट डेवलप करके आप मार्केट में लेके आते हैं तो उसकी एंड ऑफ लाइफ क्या होती है, कि जब नया वर्जन आ जाता है और एंड ऑफ लाइफ अनाउंस हो जाती है प्रीवियस की, या उसकी जो उससे जो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जो लेटेस्ट मज़ीद जो सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटीज़ आ रही होती हैं, जब वो कंपैटिबल, जब ये एंड ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है तो सॉफ्टवेयर उनके साथ कंपैटिबल नहीं रहता। तो ओल्ड वर्जन जो है हमेशा नई एसेसरीज़ के साथ कंपैटिबल नहीं रहते। तो ये एक मैसेज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरफ से, कि वो ऑलरेडी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि पहले से ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये उसकी हिस्ट्री जो कि थी एंड ऑफ लाइफ को, ये मैंने बताया is a term used in respect of a product supplied to the customers with respect to its useful life। तो अगरचे उसकी यूज़फुल लाइफ, अगरचे प्रोडक्ट जो है वो उस स्पेसिफाइड एंड ऑफ लाइफ का मतलब, एंड ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल जाम हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके कई एसेसरीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। और जो प्रोड्यूसर है वो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा होता है तो वो इसकी एक स्पेसिफिक लाइफ डिफाइन कर देता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो नई प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और नई प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकें। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया था कि एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ सर्विस में क्या फ़र्क है। एंड ऑफ लाइफ या एंड ऑफ सर्विस में या एंड ऑफ सेल में, बेसिकली एंड ऑफ सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक जब हम नई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ एक वारंटी होती है, एक फ्री सर्विस मॉड्यूल होता है, शेड्यूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है अपने वेंडर्स के थ्रू या अपने आउटलेट के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसमें हार्डवेयर भी हो सकता है। इसमें मिसाल के तौर पे गाड़ी जब हम लेते हैं तो गाड़ियों के मामले में इसकी एंड ऑफ लाइफ 10 ईयर्स हो सकती है, लेकिन इसकी जो एंड ऑफ सर्विस है वो 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स हो सकती है, बाज़ केसेस में 5 साल। तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन इतनी मुद्दत के लिए जो उनके जो स्पेसिफाइड आउटलेट्स हैं, वेंडर्स हैं, वो आपको उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं और उसके ओरिजिनल पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। इन केस ऑफ एनी नीड, एनी इमरजेंसी, वो ओरिजिनल पार्ट्स जो हैं दे कैन बी मेड अवेलेबल। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के बारे में आमतौर पे 3 ईयर्स। तो फिर हमने डिस्कस किया इसमें मॉडल में
कि इसमें कोर्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसमें कोर्स की कैटेगरी आइडेंटिफाई करना और कोर्स का टाइटल और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कोर्स की वो हम इसमें ऐड करते हैं और फिर उसको सर्च इंजन में डाल देते हैं ताकि जो लोग इसको रजिस्टर कर रहे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें इसके रिलेटेड कंटेंट्स में। ये एक पेज हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि इसके दरमियान में जो इस विंडो के दरमियान में जो एरिया है इसमें हम ये सारा कुछ जो है एक्टिविटीज़ जो है नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये इसके जो एडिशनल फंक्शंस हैं वो लेफ़्ट और राइट के ऊपर ये दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये होम पेज खुला हुआ है और इसमें न्यूज़ फोरम यानी अपडेट कोई चल रही होती हैं, कोई लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होती हैं, क्विज़ का शेड्यूल क्या है, क्लासेस का शेड्यूल क्या है, असाइनमेंट्स का शेड्यूल क्या है, वो सारा यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें बाकी जो है साइड पेजेस, माई प्रोफाइल, ये हम अपने बारे में, और माई कोर्सेज, इस तरह से मैं जो कोर्स एक स्टूडेंट रजिस्टर कराता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल की जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ और मिसलेनियस कोई पार्टिसिपेंट रिपोर्ट्स और कोई जर्नल डिस्कशन, कोई न्यूज़ फोरम एंड द टॉपिक वाइज डिटेल जो है वो सारी यहाँ पे दी जाती हैं। सेटिंग्स में कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोर्स से रिलेटेड जो स्पेक्स हैं, जो उससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। फिर एडिट सेटिंग में उसमें कोई चेंज करनी हो तो वो हो सकता है। इसी तरह फिल्टर्स, ग्रेडिंग किस तरह होगी, उसका बैकअप किस तरह होगा, रिस्टोर एंड द अदर फैसिलिटीज़ आर इंटरलिंक्ड। इसी तरह इसमें क्विज़ जो है वो हम यहाँ से पिक करके ऐड कर सकते हैं और इन क्विज़ का शेड्यूल, सबमिशन शेड्यूल जो है वो इसमें दिया जा सकता है। और उसके बारे में बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दे कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और द टीचर हु हैज़ बीन अलाउड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। गेटिंग स्टार्टेड में ये कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम एडिटिंग बटन को हम ऑन करते हैं और उसमें अपना पासवर्ड, लॉगिन आईडी करने के बाद फिर जो कुछ भी हमने इसमें ऐड करना हो हम कर सकते हैं। अगर पहले से कोई उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई इन्फॉर्मेशन चल रही, क्योंकि रिपीटेडली जब हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो जैसे ही हम इस पेज तक पहुंचते हैं, इस विंडो तक पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको जब हम नई इन्फॉर्मेशन कोई ऐड करना चाहें, कोई उसके अंदर इनपुट देना चाहें, तो हमें रीसेट करके उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना होता है। तो ब्लैंक के बाद फिर हम नई इन्फॉर्मेशन जो इंसर्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ टॉपिक वाइज हम डिटेल जो है ऐड कर सकते हैं। और ये जो इसके आमतौर पे एडिटिंग बटन्स जो हैं ये इस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे ये सारे आइकॉन्स जो हैं इनके मीनिंग्स जो है, मिसाल के तौर पर द फर्स्ट वन ये जो है इट अलाउज यू टू चेंज द वर्डिंग और द सेटिंग्स ऑफ द आइटम। जो भी आइटम आपने यहाँ पे ऐड करनी है या की हुई है उसमें कुछ चेंज लेके आनी है तो यू कैन एड इट बाय प्रेसिंग दिस टाइप ऑफ आइकॉन। उसके बाद ये शो और हाइड का आइकॉन है विच अलाउज एन आइटम विजिबल और हिडन टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन जो आइटम जो है इसको हाइड करना है, शो करना है, ऑल दैट कैन बी डन थ्रू दिस आइकॉन। Then left and right arrow icons which are used to indent for the purpose of indent। जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे कीबोर्ड में जिस तरह ये की है, टैब की है, तो उस तरह के फंक्शन जो है हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली दिस वन इज़ फॉर अप एंड डाउन, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन दिस मूव आइकॉन अलाउज यू टू मूव एन आइटम टू अनदर टॉपिक और ब्लॉक। अगर किसी भी आइटम को हमने एक से दूसरे की तरफ मूव करना हो तो थ्रू बाय यूजिंग दिस आइकॉन वी कैन यूज दिस। इसी तरह ये जो है जिसको हम क्रॉस हेयर कहते हैं, इट अलाउज यू टू मूव द आइटम्स और सेक्शंस। इसको ये ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग,
बेसिकली इसको कहते हैं। यहाँ से इसको प्रेस करके हम जिस भी किसी भी आइटम को हम वहाँ से ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये डिलीट है, ये ग्रुप का आइकॉन है। इसी तरह ये जो है असाइन रोज लोकली इन द आइटम, अगर कोई लोकली कोई रोल असाइन करना है, स्टूडेंट्स को ग्रुप में करना है, या एडमिनिस्ट्रेटर ने आगे टीचर्स के दरमियान कोई इस तरह की कोई रोल असाइन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर असाइनमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, दिस कैन बी डन। ये हाईलाइट का आइकॉन है। तो ये जनरल आइकॉन्स हैं जो यूज़ होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडिटिंग एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, जो मूडल में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया मूडल में कि न्यू कोर्स में हाउ टू गेट स्टार्ट एडिटिंग एंड एडिंग ब्लॉक्स एंड मैनेजिंग द कोर्स एंड एडिंग रिसोर्सेज, एडिंग एक्टिविटीज़, ये सारे जो है दे कैन बी असाइंड। ये दिस वाज ऑल डन, वी हैव ऑलरेडी डन, ये हमने किया। उसके बाद एडिटिंग एलिमेंट्स ऑफ द कोर्स, किसी भी यही जो ये मैंने आइकॉन आपके साथ ये डिस्कस किया, ये फंक्शंस जो हैं, ये आइकॉन जो हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके ज़रिए से हम आइटम्स को एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये विंडो है जिसमें हम ब्लॉक जो है वो जिसकी मदद से हम ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारे फोरम जो हैं यहाँ पे ये मौजूद हैं। ये आइकॉन्स हम पीछे डिस्कस कर आए हैं। मैनेजिंग योर कोर्स में हम ये इस तरीके से एज ए कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम ये एडिटिंग बटन को टर्न ऑन करते हैं तो ये यूज़र्स इसमें कौन होंगे, ग्रेडिंग किस तरह होगी, बैकअप, इस तरह रिस्टोर, इंपोर्ट, पब्लिश, रीसेट एंड द क्वेश्चन बैंक। इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी कि क्वेश्चन बैंक जो है वो दरअसल एक क्यूमुलेटिव एक्टिविटी है। इसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसको डेवलप करते हैं। इसमें कहीं भी जो है कभी भी ओवरनाइट इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, बल्कि ओवर द ईयर्स इस पर कंटिन्यूस वर्किंग करनी पड़ती है। इसलिए ये जो सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें टीचर के एक्सपीरियंस के साथ साथ जब टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो टेस्ट बैंक भी रिच होता जाता है। तो इस टेस्ट बैंक के रिच होने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चन जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि एक रिच टेस्ट बैंक जो है वो स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग होता है। और एक जो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए जो क्वेश्चन के बारे में बात फैलती है एक स्टूडेंट से दूसरे की तरफ कि जी इस किस्म का क्वेश्चन आता है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक इसमें यकीनन बिल्ड किया जा सकता है और बिल्ड करके इसमें लिंक किया जा सकता है। कुछ मज़ीद रिसोर्सेज इसमें ऐड किए जा सकते हैं जो कोर्स से रिलेटेड हों। इसमें नेट पे हो सकते हैं, स्पेशल ड्राइव पे हो सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर टीचर के नाम से स्पेसिफाइड हो सकते हैं। जहाँ तक इसको उन रिसोर्सेज तक एक्सेस जो है इट इज़ अप टू द टीचर कि वो अलाउ करता है नहीं करता। लिमिटेड परमिशन हो सकती है, अनलिमिटेड परमिशन भी हो सकती है समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कोर्स। कुछ एक्टिविटीज़ जो कोर्स से रिलेटेड होती हैं उनके बारे में हमने मॉडल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से मॉडल में कोर्स से रिलेटेड कुछ लैब एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐड हो सकती हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज़ ऐड हो सकती हैं, किसी ख़ास जॉइंट असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन जो है उसकी गाइडलाइंस जो हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल रोल जो है हर स्टूडेंट का, वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो सकती हैं। तो लिहाजा रिसोर्सेज के अलावा बेशुमार एडिशनल एक्टिविटीज़ जो किसी भी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती हैं वो इसमें ऐड हो सकती हैं। ये कुछ
एग्जांपल्स दी गई हैं जो राइट जो टिक से शो की गई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड हो सकती हैं एज एक्टिविटीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फिर ये टॉपिक डिस्कस किए थे कि असाइनमेंट्स जो है ऑनलाइन किस तरह, ऑनलाइन टेक्स्ट किस तरह अपलोड होता है, और अगर सिंपल एक फ़ाइल अपलोड करनी है या उससे ज़्यादा अपलोड करनी है, उसके साथ एडवांस प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पॉसिबल हैं, इन असाइनमेंट की ग्रेडिंग किस तरह हो सकती है, तो ये टीचर स्पेसिफाई कर सकता है कि कितना वेट वो किसको कितनी फाइल्स अपलोडेबल हैं, कितनी फाइल अपलोड के लिए अलाउ है, और उनकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है वो, और क्विक ग्रेडिंग जो है वो उसका भी इसके अंदर मॉड्यूलर मौजूद है। असाइनमेंट की क्विक ग्रेडिंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा टीचर जो है वो इसमें ये भी कंडीशन लगा सकता है कि रीसबमिटिंग अलाउ है नहीं है, एक स्पेसिफिक डेट तक असाइनमेंट सबमिट हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो टीचर अगर चाहे तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इसको ओपन कर सकता है, बट दिस डिपेंड्स। ये मैक्सिमम साइज मिनिमम साइज ऑफ द फाइल इसमें स्पेसिफाई कर सकता है। यहाँ से ये मार्किंग ऑफ द असाइनमेंट, ग्रेडिंग, ये कोई ग्रेडिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और इस तरीके से ये रिपोर्ट हो सकता है। ये सारी जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह ये अपलोडिंग सिंगल फाइल, अपलोडिंग मल्टीपल फाइल, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। इसके बाद मॉडल में हमने क्विज़ेस के बारे में डिस्कस किया कि क्विज़ेस जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विज़ेस जो हैं वो इसके अंदर अपलोड किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए। स्टूडेंट इनको लैब में जाके कैंपस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर इसको एडवांस लेवल पे बिल्ड किया जाए तो इसको घर में बैठ के भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये इतना कोई बहुत ज़्यादा हमारा स्टूडेंट जो है रिलायबल नहीं होता अगर उसको घर में इजाज़त दी जाए, तो इसलिए आम तौर पे टेक होम क्विज़ या टेक होम जो एग्ज़ाम होता है वो आम तौर पे डिसअलाउड है। फिर इन क्विज़ेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विज़ेस हमने डिस्कस किया, जैसे ऐसे टाइप क्विज़, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, मेकिंग एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स ये हो सकती हैं। इसी तरह और ये सारा काम जो है अगर हम क्वेश्चन बैंक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हम बिल्ड कर लें तो दिस कैन बी डन इन अ बेटर वे। यहाँ ये मैंने एक टेबल आपके साथ शेयर किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनका पर्पस क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है, कि जब हम एमसीक्यूज़ बनाते हैं तो क्या फ़ायदा है, जब मैचिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इसी तरह जब शॉर्ट आंसर हम रिक्वायर करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। दिस वाज डिस्कस। क्विज़ के बारे में डिटेल हमने, फिर मेकिंग अ क्विज़, ये सारा कुछ, और फोरम। उसके बाद हमने फोरम डिस्कस किया था। फोरम में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑनलाइन एक मैसेज बोर्ड के ज़रिए डिफरेंट स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक जो है वो अपना कोई स्टेटमेंट फ्लोट करता है तो दूसरा उसके जवाब में अपनी स्टेटमेंट्स को किस तरीके से वो डिस्कशन में ला सकता है। तो ये डिस्कशन के बाद इस फोरम से जो आउटकम होता है दैट इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये मॉडल जो है एक डिस्कशन का फोरम भी एक प्रोवाइड करता है, और दिस इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल फॉर द प्रोडक्टिव आउटकम। ग्लॉसरी इसके अंदर बिल्ड हो सकती है, ग्लॉसरी विद द हेल्प ऑफ टीचर बिल्ड हो सकती है, ग्लॉसरी विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स बिल्ड हो सकती है, और एक ही टर्म के मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन जो हैं,
कैन बी एडेड इन द ग्लॉसरी। चैट मॉडल में हो सकती है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्कशन एंड इनोवेशन एंड इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग, ये हो सकता है। इसी तरह ये ग्रेड बुक आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, अगर टॉपिक वाइज फोरम रिक्वायर्ड है, चैट रिक्वायर्ड है, असाइनमेंट क्विज़ेस रिक्वायर्ड हैं, तो उसके बाद आखिरी जो मरहला आता है स्टूडेंट्स को जिसके लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, वो ग्रेड बुक है। तो ग्रेड्स में वो इसके अंदर बिल्ट इन है, और ग्रेड जो है इसके बाद ग्रेड अनाउंस किया जा सकता है, और स्टूडेंट जो है उसके ऊपर अपने कमेंट्स अगर अलाउ हों तो वो दे सकता है, अपील कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है टीचर से फॉर द रिव्यू ऑफ द ग्रेड। तो स्टूडेंट इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया स्लेट को, एक और जो सिस्टम जो पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सक्सेसफुली रन हो रहा है, और इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इसमें CS डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये CS के स्टूडेंट्स ही असल में एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इस पे काम किया है, उन यूनिवर्सिटीज़ में ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसको सक्सेसफुली वो अपने सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लेट को हमने इसका ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है किस तरह अलाट होते हैं। अगर एक से ज़्यादा कैंपसेस हों किसी यूनिवर्सिटी के, तो वो जब एक यूज़र नेम अलाट करती है किसी स्टूडेंट को या इसी तरह टीचर को, तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान में जो सिस्टम लागू है, आम जो प्रैक्टिस है, नॉर्म है, वो ये है कि इनिशियल लेटर जो है वो कैंपस को शो करता है, फिर उसके बाद उसका बैच यानी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी शो करता है, और उसके बाद जो रोल नंबर। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, क्योंकि इन तीनों में से ये तीनों साइमल्टेनियसली आमतौर पे डिफरेंट होते हैं। तीनों में से कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट होती है, इसलिए ये यूज़र नेम जो है ये वर्केबल है। लेकिन पासवर्ड बहरहाल जो भी यूज़र है हर एक का पासवर्ड डिफरेंट होता है। अगर यूज़र नेम कहीं ना कहीं मैचिंग भी हो, तो पासवर्ड के डिफरेंट होने से दोनों एक जैसे नहीं हो सकते किसी भी इंसान के। अगर ये करेगा तो सिस्टम जो है वो बीप करेगा, और सिस्टम में ये यूज़र और पासवर्ड आइडेंटिकल का इशू जो है वो आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। स्लेट में हमने पढ़ा कि माई वर्क स्पेस यानी स्टूडेंट को या टीचर को उसको एक वर्क स्पेस जो अलाट की जाती है एक ख़ास कैपेसिटी के साथ, उसमें वो अपने रिसोर्सेज को देख सकता है, मैनेज कर सकता है, शेड्यूल अपना सेट कर सकता है, अनाउंसमेंट्स को देख सकता है, अनाउंसमेंट में रिस्पॉन्ड कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इसमें लॉग इन लॉग आउट ये पूरा जो है होम, प्रोफाइल, मेंबरशिप, शेड्यूल, रिसोर्सेज, अनाउंसमेंट्स, वर्क साइट सेटअप, उसमें जो भी वो सेटअप करना चाहे, उसमें जो भी अपनी चॉइस के मुताबिक वो करना चाहे, प्रेफरेंसेस के किस प्रेफरेंस में वो देखना चाह रहा है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या कोई और। इसी तरह अकाउंट में एडजस्टमेंट कोई करना चाहे या हेल्प उसको रिक्वायर्ड है तो ऑनलाइन हेल्प भी अवेलेबल इसमें होती है। फिर इसके बाद हमने इसके वर्क साइट टूल्स हमने डिस्कस किए। इसमें हमने डिस्कस किया कि सिलेबस, अकाउंट रिव्यू के बाद, असाइनमेंट रिव्यू के बाद फिर हमने होम पेज पे फिर उसके सिलेबस और जो कोर्सेज स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाए हुए हैं उनके बारे में अनाउंसमेंट्स, जो हर कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट और हर कोर्स से रिलेटेड रिसोर्सेज, उन तक स्टूडेंट की एक्सेस कैसे होती है और स्टूडेंट किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ये हमने लर्न किया। स्टूडेंट्स इसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या स्टूडेंट को रीसबमिशन की इजाज़त है असाइनमेंट की या कोई इसकी, तो उसमें भी टीचर जो है एक ख़ास डेट टाइम तक अलाउ कर सकता है। अगर रीसबमिटिंग अलाउड है तो फर्ज करें टीचर ने एक असाइनमेंट चेक करके अपने कमेंट्स के साथ रिटर्न की है,
तो उसका स्टेटस कैसे शो होता है ये हमने डिस्कस किया, और उसके बाद उसकी रीसबमिशन की डेट और टाइम जो है उसका स्टेटस जो है वो हमने डिस्कस किया। और रीसबमिशन के बाद जब चेकिंग और चेकिंग और उसकी ग्रेडिंग होती है तो वो उसकी कहाँ ग्रेड बुक में किस तरह से शो होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। इस पेज से आप फेमिलियर हैं, ये अकाउंट्स की डिटेल है। अगर अकाउंट चेंज करना हो तो नॉर्मल वे कि हम एग्जिस्टिंग अकाउंट अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो हम एग्जिस्टिंग पासवर्ड, उसके बाद न्यू पासवर्ड और फिर रिपीट न्यू पासवर्ड, और इसके बाद जो है फिर न्यू पासवर्ड इज़ क्रिएटेड। और ये जो है होम पेज इसका, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था। और यहाँ आपके जो कोर्सेज जब रजिस्टर हो जाते हैं तो ऊपर उनका मेन्यू बार जो है वो बन जाता है, और हर कोर्स को जैसे ही आप कोर्स कोड को क्लिक करते हैं, नाम को और कोर्स कोड को, तो उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं। ये वो अनाउंसमेंट जिसके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट तक कम्युनिकेट किया जाता है या ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, वो कुछ इस तरह से डेट वाइज शो होती हैं। जैसे इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, क्विज टेस्ट की अनाउंसमेंट है, इसी तरह प्रेजेंटेशन के बारे में है, फाइनल प्रोजेक्ट अगर कोई है तो उसके बारे में, फाइनल प्रेजेंटेशन और एनी अदर प्रेजेंटेशन, क्विज इफ एनी, इसी तरह फाइनल पेपर पैटर्न अगर टीचर शेयर करना चाहे तो वो भी यहाँ पे शो होता है। इसी तरह असाइनमेंट की डेट, उसकी ओपन डेट और उसकी सबमिशन डेट, एवरीथिंग कैन बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट। इसी तरह असाइनमेंट का स्टेटस, बाज़ों का असाइनमेंट अपलोडेड होती है लेकिन स्टूडेंट को एक ख़ास डेट से पहले उस तक एक्सेस नहीं दी जाती। दैट कैन आल्सो बी डन। ये वो पेज है जिसमें टेस्ट और क्विज जो है या असाइनमेंट जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, या अगर हमने सॉल्व करके थ्रू डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करनी है तो हम जिस ड्राइव पे भी वो असाइनमेंट हम करके रखते हैं वहाँ तक ब्राउज करके हम उसको एक असाइनमेंट एक फ़ाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, जितनी भी अलाउ है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो सकते हैं, फाइल अपलोड हो सकती हैं। तो फिर इसके बाद हर फाइल का एक जो उसका वेट और सब्सटेंस है उसको देखा जाता है कि टोटल किस KB या MB तक ये अपलोड की इजाज़त है। उसको स्ट्रिक्टली ये सिस्टम जो है वो फॉलो करता है। वर्क साइट टूल्स के हमने फर्दर कुछ डिस्कस किए थे, फिर ग्रेड बुक, चेकिंग ग्रेड, और फिर उसका ड्रॉप बॉक्स, URL, HTML और एडिटिंग ड्रॉप बॉक्स आइटम, कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज़ फिर हमने डिस्कस की थी। मूविंग और कॉपिंग दी ड्रॉप बॉक्स आइटम टू अनदर फोल्डर, अगर किसी और फोल्डर के साथ उसकी एडजस्टमेंट करनी है वो दैट कैन आल्सो बी डन इन स्लेट। इसी तरह जिस तरह मूडल में चैट, यहाँ पे चैट रूम जो है वो क्रिएट किया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं। सेक्शन इन्फो, फोरम्स, एडिशनल फंक्शंस कुछ इसके डिस्कस किए थे। और मैसेजेस हमने डिस्कस किए थे कि मैसेज में अगर एक को एड्रेस करना है तो कैसे, मैसेज में अगर एक को रिप्लाई करना है, ऑल को रिप्लाई करना है जो ग्रुप के अंदर शामिल हैं सब, या कि किसी एक ख़ास को फॉरवर्ड करना है जो कि उस ग्रुप में नहीं है या ग्रुप में है, किसी एक को फॉरवर्ड करना है, तो दैट फैसिलिटी इज़ आल्सो इंट्यूटिवली गिवन इन दिस स्लेट। सो फिर आखिर में हमने स्लेट फॉर इंस्ट्रक्टर्स कि इंस्ट्रक्टर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो इसमें अवेलेबल हो सकती हैं।
बिल्कुल उसी तरह पासवर्ड लॉगिन उसको जो दिया जाता है यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है असाइन करने के बाद टीचर को आमतौर पे ज़्यादा स्पेस जो है प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि टीचर ने कुछ मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो उसमें बिल्ड करने होते हैं। तो इसलिए टीचर के साथ टीचर के रिसोर्सेज चूँकि ज़्यादा होते हैं इसलिए उसको ज़्यादा स्पेस दी जाती है। तो ये बिल्कुल जिस तरह बाकी पेजेस हमने पीछे डिस्कस किए हैं टीचर्स के लिए भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं। ये प्रोफाइल सारा शेड्यूल, रिसोर्सेज, अनाउंसमेंट्स, वर्क साइट सेटअप, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें तकरीबन सिमिलर हैं। टीचर जो है वो ग्रुप बना सकता है स्टूडेंट्स के। टीचर अनाउंसमेंट्स में टारगेट कर सकता है कि किसको इस अनाउंसमेंट तक एक्सेस है और किसको नहीं है, आल को है, सम को है, पब्लिकली है, या सिर्फ एक ख़ास ग्रुप को एड्रेस किया गया है। ये वर्क साइट सेटअप है जिसमें टीचर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसी तरह जब चेंजेस करने के बाद टीचर अपडेट रेगुलरली करता रहता है। एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, उसके रिसोर्सेज, अनाउंसमेंट्स, इसी तरह सेक्शन, ग्रेड बुक एंड एवरीथिंग, एंड देन द ग्रुप, हाउ द ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज, हाउ ग्रुप्स कैन बी डेवलप, ये हमने डिस्कस किया। इवेंट के बारे में कोई एनी इवेंट, उसकी ड्यू डेट, उससे रिलेटेड एनी इवेंट के बारे में एनी डिस्क्रिप्शन, डिटेल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर जो है वो कर सकते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल अनाउंस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि स्लेट के साथ MS वर्ड की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जा सकता है, या उसको अगर ऐड ना भी किया जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं अगर MS वर्ड से फेमिलियर हैं और इस फेमिलियरिटी से वो स्लेट में किस तरीके से एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हमने MS वर्ड की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इसकी इक्वेशन राइट कैसे करते हैं, और कुछ जो वेल नोन इक्वेशंस होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं उनको कहाँ से इंसर्ट करते हैं। फिर आपके साथ मैंने शेयर किया कि अगर आपने ड्यूरिंग द असाइनमेंट, वाइल डेवलपिंग असाइनमेंट्स, अगर आपको कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स इंसर्ट करने पड़ते हैं तो वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इस इक्वेशन को फिर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस, उसके टूल, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, रेशो, मैट्रिसेस फॉर्म, स्क्वायर रूट, इसी तरह क्यूब रूट और बाकी जो एडवांस लेवल रूट्स हैं, वो फंक्शन मैंने आपके साथ शेयर किए कि MS वर्ड में वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से आप तेज़ी से एक इक्वेशन जो है लिखने के बाद अपनी असाइनमेंट का हिस्सा बना के स्लेट में आप अपने टीचर को वेरी क्विकली यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट। इक्वेशन को ख़ास तौर पे हमने इसलिए फोकस किया क्योंकि साइंसेस में इक्वेशंस मस्ट हैव, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द साइंसेस। इसके बगैर कोई भी कोर्स मुकम्मल नहीं होता। तो साइंसेस की लैंग्वेज चूँकि मैथमेटिक्स है इसलिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो एक और जो फंक्शन, इसमें कुछ और डिटेल्स भी MS वर्ड मैंने खोल के आपके साथ शेयर की थी। मिसाल के तौर पे आप उसकी एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। अक्सर असाइनमेंट में आपको रेफरेंसेस बिल्ड करने होते हैं, तो रेफरेंसेस में किस तरीके से आप एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है रेफरेंसेस का, उसमें आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं और फिर IEEE पैटर्न के ऊपर या जो APA स्टाइल पे या किसी भी स्टाइल पे जो भी टीचर ने स्पेसिफाई किया हुआ है, आप कैसे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अपनी पूरी असाइनमेंट के फॉर्मेट को टीचर की रिक्वायरमेंट के साथ उसको डेवलप कर सकते हैं।
फिर हमने रेफरेंसेस के बाद फिर मैंने आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाए कोई रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं रिसर्च रिसोर्सेज। तो एक तो मूडल और उसके जो स्लेट के अंदर रिसोर्सेज हम रिसोर्स बिल्ड की हमने बात की, उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं अपलोड करने के। एक मैंने आपको वर्ड के अंदर जो रिसर्च सोर्सेज हो सकते हैं वो मैंने बात की। वो किस तरीके से वो एक डिफरेंट बुक्स का एक आपको आइकॉन नज़र आता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आप दुनिया के मुख्तलिफ जो अवेलेबल वेबसाइट सोर्सेज हैं उनको किस तरह आप चेक या अनचेक करके चेक करके आप ऐड कर सकते हैं उन फैसिलिटीज़ को। और जब आप ऐड कर लेते हैं तो उसको अपडेट करना होता है। जब आप अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद कभी भी जब आप नेट कनेक्टेड हों तो कोई भी आपको कोई असाइनमेंट किसी टॉपिक के ऊपर मिलती है, और क्योंकि लाइब्रेरी में जाना एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से अगर कोई असाइनमेंट करना चाह रहे हैं तो एक बहुत ही यूज़फुल ये एक बटन और ये फंक्शन MS वर्ड के अंदर मौजूद है। उसमें वो मैंने आपको प्रैक्टिकली MS वर्ड खोल के ये सारे टूल इंट्रोड्यूस करवाए, और मैंने इस बात पे जोर दिया था कि MS वर्ड को सिर्फ टाइपिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ ना करें। उसके जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो बहुत रिच हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उनको एड-इन्स में लाया जा सकता है, और एक बहुत अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप खुद डेवलप कर सकते हैं अगर आप MS वर्ड के तमाम टूल्स को, तमाम मेन्यू बार की जो लिस्ट है उसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें। उनमें से बहुत सारे मैंने आपके साथ ओपन करके शेयर किए थे। उम्मीद है आपको उसकी समझ आई होगी, आप उससे बेनिफिट करेंगे। लेकिन इस कोर्स को सम अप करने से पहले कुछ और चीज़ें भी हमने उसमें MS वर्ड के हिसाब से, मसलन फॉर्मेटिंग और कवरेज, जो उसका कवरिंग पेज है वो किस तरह इंसर्ट करते हैं। और अगर आपके पास MS वर्ड का या ऑफिस का पुराना वर्जन है तो आप ऑनलाइन जो उनके रिसोर्सेज हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेट कनेक्ट हो तो आप उससे लेटेस्ट जो उसके वर्जन्स हैं ऑनलाइन, जो कवरिंग पेज के बारे में, टाइटल पेज के बारे में है, वो आप वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपके साथ शेयर किया फिर कि जब आप इसी तरह जब आप एक बड़ी असाइनमेंट करते हैं तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स जो बिल्ड करना पड़ता है। अक्सर जो स्टूडेंट है वो टेबल ऑफ कंटेंट मैनुअली बिल्ड करते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके जो पेज नंबर और टेबल ऑफ कंटेंट का जो नंबर मेंशन होता है वो उसमें मिसमैच आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जब आप टेबल ऑफ कंटेंट के बाद उसमें कोई अमेंडमेंट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट में, तो वो पेज आगे पीछे हो जाते हैं। तो वर्ड के अंदर ऑटो पेज क्रिएशन, ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इसी तरह टेबल ऑफ इसी तरह जो ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑटो टेबल ऑफ जो एब्रीवेशंस कोई आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी क्रिएट की जा सकती है। टेबल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर बड़ी यूज़फुल हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो हर कोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तकरीबन MS वर्ड के अंदर तमाम आइकॉन, तमाम फंक्शंस वो मौजूद हैं। अगर एक अच्छे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप उनके एड-इन्स में उसको लगा दें तो यू कैन डू वंडर्स। तो स्टूडेंट, आई होप कि रिव्यू से आपको एक ओवरव्यू ऑफ द कोर्स मिला होगा। तो हमने जाते जाते मैं आपके साथ एक और बात जो शेयर करूं, हमने अपने इस कोर्स को बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया। एक था
कि मैनेजमेंट के कुछ असूल हम सीखें, लर्निंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और फिर दूसरा जो इसका हिस्सा था उसमें हमने लर्निंग द सिस्टम्स को फोकस किया, और फिर इनको हमने हर जगह पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की। तो बेहतर तौर पर इंटीग्रेट, क्योंकि एक टीचर जो है वो कोर्स के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट को समझाता है, तो कोर्स के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको मेजर टूल्स ऑफ द सिस्टम्स और मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट वो आपके साथ शेयर किए। आपने इन सब को खुद समझ के इंटीग्रेट करके एक नया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। आपको याद होगा इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में तकरीबन बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कुछ फूड फॉर थॉट आपके साथ शेयर किए कि जो इस वक्त एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जो चैलेंजेस हैं, जो इस कंप्यूटर साइंस की डेवलपमेंट के बाद जो नए चैलेंजेस हैं, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो पुराने थे अब नए की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या व्हाट फर्दर कैन बी एडेड, उन फूड फॉर थॉट के ऊपर गौर करें, और होपफुली आपको उसमें से आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कोई ना कोई यूज़फुल टॉपिक ज़रूर मिलेगा। तो यूज़फुल टॉपिक हमेशा वो होता है जिसको बिल्ड करते हुए आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सामने रखें, मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट्स को सामने रखें, और उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग यानी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड देन द कॉस्ट विच द यूज़र्स कैन पे, उसको मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली इन चीज़ों की कॉस्ट जो है यानी डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में कम है। इसी कम कॉस्ट की वजह से इंडिया के सॉफ्टवेयर जो थे, जो इंडिया में बिल्ट हुए, वो बड़े पॉपुलर हुए। उसकी वजह यह है कि एडवांस कंट्रीज़ में जो लेबर कॉस्ट है वो तकरीबन सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है। लेबर यूनियन की वजह से, ट्रेड यूनियन की वजह से, या उनके एडवांस इकोनॉमीज़ की एक हायर लेवल तक, मास कंजम्पशन लेवल तक पहुंचने की वजह से लो पेड वर्कर्स ना होने के बराबर हैं। तो चूँकि लो पेड वर्कर्स ना होने के बराबर हैं, इसलिए जो हमारे एशियन हैं उनको एक एडवांटेज हासिल है कि हम लो पेमेंट के ऊपर भी हम काम करते हैं और डिलीजेंटली काम करते हैं, और ये जो कम कॉस्ट हमारी आती है ये हमारी कंटेंटमेंट की एटीट्यूड और हैबिट की वजह से आती है। लेकिन जब यही चीज़, यही प्रोडक्ट जो आप डेवलप करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, और फिर एक आपका अर्निंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है। तो मेरा ख्याल है एक बैलेंस रखें अर्निंग और लर्निंग में। इनिशियली आप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें एंड द अर्निंग विल फॉलो। इफ़ योर लर्निंग इज़ रिच, द अर्निंग विल फॉलो सूट। तो अर्निंग आपके पीछे पीछे आएगी अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग है। तो जो भी प्रोडक्ट आप डेवलप करें इस बात का ख्याल रखें कि आपके कंपेटिटर्स कौन हैं लोकल मार्केट में, आपके कंपेटिटर्स इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कौन हैं। जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, तो उसमें एक टॉपिक हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस किस तरीके से लोकल से रीजनल और रीजनल से फिर नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीनेशनल की फॉर्म में किस तरह से ग्रो करके दुनिया के सामने आता है, और किस तरीके से फिर अपन उसको सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस आते हैं। ये वो मैसेज था कि जब भी आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें तो इन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखें, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, और नई जो WTO की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बॉर्डर्स जो है तकरीबन मीनिंगलेस है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है,
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल ख़त्म होने को है। तो इसलिए जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो लोकल बाउंड्रीज तक महदूद नहीं रह सकता। तो मॉडर्न वर्ल्ड में आपके जो चैलेंजेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि आपका कंपेटिटर दुनिया के हर कोने में है और वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। तो जब आपका कंपेटिटर क्विकली रिस्पॉन्ड करता है तो आपका जो काउंटर रिस्पॉन्स है इट शुड बी हाईली प्रोडक्टिव एंड हाईली मीटेबल। उसको आप मीट करें, चैलेंजेस को विथस्टैंड करें और इनोवेशन। इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ मैंने आपके साथ ये बात भी आपके साथ शेयर की थी कि जॉइंट वेंचर्स की बड़ी अहमियत है। जब आप ग्रुप की फॉर्म में असाइनमेंट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपको बड़ा अच्छा लीड करते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं वो हाईली मार्केटेबल, हाईली प्रोडक्टिव और यूज़फुल होती है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जॉइंट वेंचर्स करें। जॉइंट वेंचर्स में मल्टीपल डिसिप्लिन के लोग भी ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनके अंदर मार्केटिंग की बेतहाशा स्किल है वो आपके जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं। मैनेजमेंट की जिनके अंदर बेतहाशा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आपके उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल लोग, वो जो उस प्रोडक्ट की टेक्निक्स को समझते हैं, जानते हैं, उसकी ऊंच नीच को, उसकी मॉडर्न रिक्वायरमेंट को समझते हैं और वो डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तीन ग्रुप का अगर जॉइंट वेंचर हो तो फिर आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने FYP की एक बहुत बड़ी यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की आप एक बहुत बड़ी मार्केट जनरेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले ये टेक्निकल ग्रुप जो विच इज़ इक्वली इक्विप्ड विद द मॉडर्न टेक्निक्स, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स और हार्डवेयर की जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट टेक्निक्स को जानता है, यानी कंप्यूटर इंजीनियर्स। दूसरे नंबर पे फिर मैनेजमेंट स्किल के लोग जो है वो आपके जॉइंट वेंचर में होने ज़रूरी हैं। और तीसरे नंबर पे फिर मार्केटिंग स्किल के आपके पास लोग मौजूद होने चाहिए, ताकि जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं उसको आपके जो प्रोडक्शन यूनिट से मार्केट तक लाने में वो अपना किरदार अदा कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये यूज़फुल कुछ मेरी एडवाइस है। आई होप कि आप इस पर अमल करेंगे और इसको केयरफुली इस एडवाइस को समझेंगे और इंडिविजुअली भी आप काम करेंगे, आप जॉइंट वेंचर्स पे भी काम करें तो इंशाअल्लाह यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। और इसमें मैनेजमेंट में जो एक असूल हमने बनाया था, जो मैंने आपको समझाया था कि ये सारे वेंचर्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव लेस नहीं हो सकते। आप अपना गोल, ऑब्जेक्टिव और मिशन एक सेट करें। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव और मिशन सेट करेंगे तो आपकी जो प्लानिंग है वो बड़ी यूज़फुल होगी। फिर आप अपने ऑर्गेनाइजिंग यूनिट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप आगे लेके जा सकेंगे और फिर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का जो निज़ाम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमने मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सिस्टम्स के साथ लिंक किया, कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेशन की टेक्निक्स आपने सीखी। तो सिमिलर टेक्निक्स आप अपनी डेवलप करें। इंशाल्लाह इस कोर्स का फ़ायदा उसी वक्त है जब आप इसको अच्छी तरह सुनें, पढ़ें और जो बुक्स मैंने रेकमेंड की हैं वो या सिमिलर बुक्स कुछ और आपको मिलती हैं वो पढ़ें। तो इंशाल्लाह दिस कोर्स विल बी वेरी यूज़फुल एंड हेल्पफुल इन डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।